सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बीए पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2024 के लिए पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट ए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आपका जो पेपर होता है वो 3 भागों में बटा होता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में आपसे VSQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्ट बी में आपसे SQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और CQ में LQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो आज हम इस वीडियो में पार्ट ए के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन VIQ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। हो सकता है इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिल जाएं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? तुलनात्मक राजनीति क्या है? आधुनिक परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक राजनीति से आशय राजनीतिक व्यवहार के संपूर्णता के तुलनात्मक अध्ययन से है। अर्थात संपूर्णता मतलब सरकारों, औपचारिक संस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं, राजनीतिक व्यवहार के तुलनात्मक अध्ययन से है। सेकंड क्वेश्चन है, 2 मेजर लैंडमार्क्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी तुलनात्मक राजनीति के 2 प्रमुख विकास चिन्ह बताइए। 2 प्रमुख विकास चिन्ह ये है कि मैकियावेली का पुनर्जागरण काल। इस काल में मैकियावेली ने राजनीतिक संबंधी सभी निष्कर्ष तुलनात्मक अध्ययन से निकालकर तुलनात्मक राजनीति में वृहत योगदान दिया। और दूसरा है इतिहासवाद काल, यानी इतिहासवाद का काल। इस काल में तुलनात्मक राजनीति में प्रचलित बहुत सारे प्रत्यय, समस्याएं व सिद्धांत अपना लिए गए। तीसरा क्वेश्चन है, राइट एनी 2 फीचर ऑफ अमेरिकन सोशल सिस्टम। अमेरिकी सामाजिक व्यवस्था की 2 विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता कि अमेरिकी सामाजिक व्यवस्था में धर्मनिरपेक्षवाद को अपनाया है, अर्थात धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा गया है। दूसरा, अमेरिकी सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा का विशेष महत्व है, क्योंकि अमेरिकी लोग शिक्षा को एकीकरण का गुण मानते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट 2 फीचर्स ऑफ स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। स्विट्जरलैंड के संविधान की 2 विशेषताएं बताइए। तो पहला कि स्विट्जरलैंड का संविधान भारत, फ्रांस, अमेरिका आदि के देशों के संविधानों की भांति एक निर्मित और लिखित संविधान है, जिसमें 195 धाराएं तथा 4 अंग अध्याय हैं। दूसरा, स्विस संविधान एक कठोर संविधान है, अर्थात उसमें संशोधन करने के लिए एक सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है। 5वां क्वेश्चन है, 2 स्टेप्स ऑफ अमेंडमेंट इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकी संविधान में संशोधन के 2 चरण बताइए। अगर आपको अमेरिका का जो संविधान है उसमें चेंज करना है, उसमें अमेंडमेंट करना है, तो 2 चरण क्या हो सकते हैं। पहला के संशोधन की प्रस्तावना, इनिशिएशन ऑफ अमेंडमेंट, और दूसरा संशोधन का अनुसमर्थन या इसकी पुष्टि, रेटिफिकेशन ऑफ द अमेंडमेंट। 6th क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पीपल्स असेंबली, मतलब राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की संरचना कैसी है। तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, जैसा कि आपको पता है, चीन की एक संसद है, विधानमंडल जिसे अपन कह सकते हैं। तो चीन में एक सदनात्मक विधानमंडल है। संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार चीन के संविधान, ठीक है ना, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि, स्वशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि, केंद्र के सीधे अधिकार में आने वाली नगरपालिकाओं के प्रतिनिधि, सशस्त्र सेनाओं के प्रतिनिधि होते हैं। मार्च 2006 में अनुच्छेद 59 में संशोधन का विशेष प्रशासकीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रतिनिधियों का निर्वाचन
वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। कुल सदस्यों की उपस्थिति राष्ट्रीय जन कांग्रेस में 3037 है। मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे अपना भारत है, भारत के अंदर सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, उसी तरीके से चीन में भी 3 प्रकार की सरकार के अंग हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो हमारी व्यवस्थापिका को हम संसद कहते हैं। हमारी जो भारत की व्यवस्थापिका है उसको हम क्या कह देते हैं? संसद कह देते हैं। ठीक है, और चीन की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? चीन की जो विधायिका है, व्यवस्थापिका या लेजिस्लेटिव, उसको क्या कहते हैं हम? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। तो प्रश्न यहीं से पूछा गया था कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की संरचना बताइए। संरचना मतलब ये बनती कैसे है। तो संविधान, चीन का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में जो सदस्य होते हैं, यानी वो बनती कैसे, तो वो 5 स्टेप यहाँ पर दे रखे हैं, उन्हीं का ही हमने देखा है। अगर आप कुल सदस्य पूछेंगे कि ये जो लेजिस्लेटिव है चाइना की, इसके अंदर टोटल सदस्य कितने होते हैं, तो वो मैंने बता दिया आपको, 3037 सदस्य होते हैं टोटल। इस तरीके से आपको पता भी होना चाहिए कि प्रश्न आ कहाँ से रहे। 2 पावर्स ऑफ फ्रेंच पार्लियामेंट, यानी फ्रांस की संसद की 2 शक्तियां बताइए। तो 2 शक्तियां हैं फ्रांस की संसद की कि विधि निर्माण संबंधी शक्ति, पहली शक्ति है विधि निर्माण संबंधी शक्ति। संविधान की धारा 3 के अनुसार राष्ट्रीय संप्रभुता जनता में निवास करती है, जो इसका प्रयोग अपने प्रतिनिधियों तथा संदर्भ में जनमत संग्रह के द्वारा करती है। इस प्रकार संप्रभुता जनता में निहित है और जनता इसका प्रयोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा करती है। दूसरी कि संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, अगर फ्रांस की विधायिका लेजिस्लेटिव चाहे तो संविधान में संशोधन भी कर सकती है। तो संविधान की धारा 89 में संवैधानिक संशोधन है के लिए जिन 2 पद्धतियों का वर्णन किया है, उन दोनों के अनुसार ही संसद के संवैधानिक संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी लॉर्ड सभा की रचना, कि लॉर्ड सभा कैसे बनती है। तो लॉर्ड सभा ब्रिटिश संसद का उच्च सदन है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो राज्यसभा हमारा उच्च सदन कहलाता है। उसी तरीके से जो ब्रिटिश है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम की जो लेजिस्लेटिव है यानी विधायिका है, उसके भी 2 सदन हैं। एक है लोक सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स, और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी लॉर्ड सभा। तो लॉर्ड सभा कैसे बनती है उसके बारे में प्रश्न पूछा है। तो लॉर्ड सभा ब्रिटिश संसद का उच्च सदन है जो कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। कुलीन वर्ग यानी जो धनी व्यक्ति होते हैं। वर्तमान समय मार्च 2010 को लॉर्ड सभा की कुल सदस्य संख्या लगभग 743 है। इसमें वंश, परंपरागत पीयर, आजीवन पीयर, आध्यात्मिक लॉर्ड आदि होते हैं। लॉर्ड सभा के सदस्यों को नाम पड़ा कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, यानी कि यहाँ पर लिख रखा है कि लॉर्ड सभा के जो सदस्य हैं उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जैसे वे सम्राट के पास व्यक्तिगत रूप से जाकर सार्वजनिक विषयों पर बातचीत कर सकते हैं, और लॉर्ड चांसलर लॉर्ड सभा का सभापतित्व होता है। लॉर्ड चांसलर जो होता है वो लॉर्ड सभा का सभापतित्व होता है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा के सभापति और उपसभापति होते हैं, उसी तरीके से लॉर्ड सभा में भी जो सभापति होता है वो, उसको हम कहते हैं लॉर्ड चांसलर। ठीक है, लॉर्ड सभा की गणपूर्ति 3 सदस्यों से होती है। गणपूर्ति मतलब जो समूह होता है वो 3 सदस्यों से होता है। ज़्यादा अपन को लिखना नहीं क्योंकि ये VSQ है। ब्रिटिश क्राउन इज अ गोल्डन जीरो, यानी ब्रिटिश राजा एक स्वर्णिम शून्य है। तो इस पर आपको टिप्पणी करनी है कि ब्रिटेन में राजा या सम्राट सिद्धांततः सर्वशक्तिमान है, लेकिन व्यवहार में समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल करता है। ठीक है, इस वक्तव्य का कहना क्या है? इस वक्तव्य का यह तात्पर्य है कि ब्रिटिश
में अभी भी राजा शासन करते हैं, लेकिन अगर वर्तमान स्थिति में हम देखें तो राजा केवल औपचारिक शक्ति का इस्तेमाल करता है, यानी उसके पास दिखावे की शक्ति होती है। वास्तविक शक्ति का जो प्रयोग है वो कौन करते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ब्रिटिश के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। राजा अपने सभी कार्य मंत्रियों के परामर्श से करता है, पहली बात। दूसरी बात, राजा लोक सदन के बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसके द्वारा निर्मित मंत्रिमंडल को अपने मंत्रिमंडल के रूप में स्वीकार करता है। राजा मंत्रिमंडल की बैठकों में सम्मिलित नहीं होता। चौथा, संसद को भंग करने के अधिकार का प्रयोग राजा केवल अपने प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ब्रिटिश राजा एक स्वर्णिम शून्य है, क्योंकि वो बहुत कुछ मतलब जो भी अपने मन से नहीं कर सकता वो सिर्फ प्रधानमंत्री के परामर्श से ही कर सकता है। टू मेन फंक्शन ऑफ यूएस प्रेशर ग्रुप्स, यानी अमेरिकी दबाव समूह के दो प्रमुख कार्य बताइए। दो प्रमुख कार्य, अमेरिका में दबाव समूह राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेकर चुनावों में सक्रिय रूप से अपने सामर्थ्य को भी विजय बनवाने में सहायता करते हैं। दूसरा, दबाव समूह चुनावों में उम्मीदवारों को धन देते हैं, उसके चुनाव अभियानों में प्रचार करते हैं, समाचार पत्रों में अपने दावों अथवा मांगों को छपवा देते हैं। 11वां प्रश्न, डिस्कस द नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति की विवेचना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देना इस पर। तुलनात्मक राजनीति की प्रवृत्ति संबंधी विचारों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, तुलनात्मक राजनीति एक लंबवत तुलना है। इस विचार के समर्थकों का मत है, यहाँ पर आप इसको ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ तक। इस विचार के समर्थकों का मत है कि तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों, राजनीतिक संस्थाओं व उनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण व अध्ययन है। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मेरे पिछले वाले वीडियो में आपको समझा रखा है, अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। दूसरा, तुलनात्मक राजनीतिक क्षैतिजीय तुलना, इसकी दो संभावनाएं हैं। प्रथम तो यह तुलना एक ही देश के विभिन्न कालों के विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों की आपस में तुलना हो सकती है, और दूसरा यह कि उन राष्ट्रीय सरकारों में जो आज विश्व में विद्यमान है आपस में तुलना हो सकती है। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, केवल आपको सुनना है, ढंग से देखना है और इसको नोट करते चलना है, ठीक है। आज हम ऐसे 50 प्रश्न लगाएंगे, 50 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो, जो कि आपको बहुत सहायता करेंगे। राइट द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर संविधान के प्रकार बताइए। तो दो प्रकार के होते हैं, विकसित और एक निर्मित। व्हाट इज क्राउन, राजमुकुट क्या है? शाब्दिक अर्थ में राजमुकुट राज्य सत्ता का वह प्रतीक है जिसे सम्राट राजपद ग्रहण करते समय अपने मस्तक पर धारण करता है, किंतु वर्तमान समय में राजमुकुट ने एक संवैधानिक अर्थ भी प्राप्त कर लिया है। इस संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट एक संस्था है जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वे सभी हैं जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रशासनिक सत्ता। अब है न्यायिक पुनरावलोकन को परिभाषित कीजिए। तो न्यायिक पुनरावलोकन को परिभाषित करना है। न्यायिक पुनरावलोकन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन जुडिशियल रिव्यू, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको। इस अधिकार के अंतर्गत वह कांग्रेस द्वारा बनाए गए, कांग्रेस थोड़ा समझिए, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है हमारे भारत की। इसका मतलब ये है कि जो यूएसए है, यूएसए में भी सरकार के 3 अंग हैं, जिसमें यूएसए की जो लेजिस्लेटिव होती है, यूएसए की लेजिस्लेटिव को कांग्रेस कहते हैं। यूएसए की जो लेजिस्लेटिव है, विधायिका, उसको कांग्रेस कहते हैं। जैसे चीन की विधायिका को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय
जनमत कांग्रेस, ठीक है। भारत की को कहते हैं संसद। इसी तरीके से यूएसए की लेजिस्लेटिव को हम कहते हैं कांग्रेस। तो इस अधिकार के अंतर्गत वह कांग्रेस द्वारा बनाए गए किसी कानून की परीक्षा करता है कि वह संविधान के अनुरूप है या नहीं। अगर सर्वोच्च न्यायालय अनुभव करता है कि उसके सामने प्रस्तुत कानून संविधान का अनुरूप नहीं है तो वह इसे अवैध घोषित कर देता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। कार्बिन ने राजनीतिज्ञ हुए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य न्यायालयों की उस शक्ति से है जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाली व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के संबंध में तथा उन कानूनों को लागू करने से इनकार करने के संबंध में प्राप्त है जिन्हें वह अवैध और इसलिए व्यर्थ समझे, मतलब घोषित कर सकते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की इस शक्ति के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संरक्षण की स्थिति प्राप्त कर ली है। सर्वोच्च न्यायालय को इस शक्ति के आधार पर कांग्रेस का तृतीय सदन भी कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को इस शक्ति के आधार पर कांग्रेस का तृतीय सदन भी कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज मीन बाय प्लूरल एग्जीक्यूटिव। प्लूरल एग्जीक्यूटिव से क्या तात्पर्य है? तो बहुल कार्यपालिका क्या है? बहुल कार्यपालिका एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यकारी शक्तियां एक व्यक्ति या समूह के बजाय कई व्यक्तियों द्वारा साझा की जाती है। इसके दो प्रमुख प्रकार हैं। मंत्रिमंडल प्रणाली, यह सबसे आम प्रकार है। इसमें राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रियों के समूह के पास होती है। मंत्री विभिन्न विभागों के प्रमुख होते हैं और सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण हो सकता है भारत में मंत्रिमंडल प्रणाली है। दूसरी है राष्ट्रपति प्रणाली। इसमें राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और सरकार का मुखिया होता है। मंत्रिमंडल प्रणाली में क्या होता है? सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं होता। लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति होता है राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख भी। राष्ट्रपति मंत्रियों का चयन करता है जो उसके प्रति जवाबदेह होती है, और मंत्रिमंडल में क्या होता है? प्रधानमंत्री चयन करता है राष्ट्रपति की सिफारिश पर। राष्ट्रपति के पास शक्तियों का एक व्यापक दायरा होता है, यानी बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के पास। और ये चीज़ हम देख सकते हैं अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में संसदात्मक व्यवस्था नहीं पाई जाती। अमेरिका में पाई जाती है अध्याशात्मक व्यवस्था, और अध्याशात्मक व्यवस्था के अंदर राष्ट्रपति ही राज्य का प्रमुख होता है और सरकार का प्रमुख भी राष्ट्रपति ही होता है। एक्सप्लेन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन फ्रांस, यानी फ्रांस में प्रशासकीय कानून को स्पष्ट कीजिए। तो फ्रांस में प्रशासकीय कानून जेनिक्स के शब्दों में आपको समझाया जा रहा है कि प्रशासन संबंधी विधि प्रशासकीय विधि है। प्रशासन संबंधी विधि को ही प्रशासकीय विधि कहते हैं, और यह प्रशासकीय पदाधिकारियों के संगठन, शक्तियों एवं कर्तव्यों का निर्धारण करती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं कुछ दे रखी है कि यह शासन उसके पदाधिकारियों और सामान्य व्यक्तियों को एक दूसरे से पृथक यानी अलग करती है तथा उनके संबंधों को निर्धारित करती है। तीसरा, यह शासन के पदाधिकारियों को उनके दोषपूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराती है। तीसरा, यह सेवा के दोषों और व्यक्तित्व दोषों में अंतर करती है। ये दो प्रकार की विधियों और दो प्रकार के न्यायालयों की कल्पना पर आधारित है। अगर आप इसको डिटेल से देखेंगे तो बहुत बढ़िया है फ्रांस की प्रशासकीय कानून या जो विधि है। 17वां है नेम द टू चैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट इन यूएसए, यानी अमेरिकी संसद के दो सदनों के नाम बताइए। जैसे अभी ऊपर हमने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के आधार पर संसद का यूएसए संसद का तीसरा सदन हमने किसको बताया? सर्वोच्च न्यायालय को बताया। तो दो कौन से थे? एक तो सीनेट और एक दूसरा प्रतिनिधि सभा। राइट टू फीचर्स ऑफ ब्रिटिश पार्टी सिस्टम। तो ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की दो विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता ये है कि ब्रिटिश दलीय व्यवस्था बहुत अधिक संगठित और केंद्रीकृत है, और दूसरी, ब्रिटिश राजनीतिक दल स्वाभाविक रूप से कठोर दलीय अनुशासन का पालन करते हैं। नेम द टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस में प्रमुख राजनीतिक दल, जैसे हमारे भारत में अगर हमसे पूछें कि भारत के प्रमुख राजनीतिक दल कौन से हैं, तो आप एक तो भारतीय जनता पार्टी बोलेंगे, कांग्रेस बोलेंगे,
है ना, इस तरीके से बोलते हैं। आम जनता पार्टी हो गई। तो इसी तरीके से फ्रांस में भी है दी गौलवादी दल, साम्यवादी दल, समाजवादी दल, सुधारवादी दल, लोकप्रिय आंदोलन, नेशनल फ्रंट, गणद्वार, ये थोड़ा गलत है, गणतंत्रवाद, नेशनल फ्रंट, ये आप काट देना, यहाँ तक ही रखें। डिफाइन लॉबिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉबिंग को परिभाषित कीजिए। यूएसए यानी अमेरिका में लॉबिंग क्या है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो अमेरिका में लॉबिंग का मतलब है जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिनके पास राजनीतिक निर्णयों पर प्रभाव डालने का हित होता है, यानी कि वो जो राजनीतिक निर्णय हैं उन पर प्रभाव डालने का मन होता है, वे निर्वाचित अधिकारियों से संपर्क करते हैं और उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक कंपनी जो पर्यावरणीय नियमों में बदलाव चाहती है वह लॉबिस्टों को काम पर रख सकती है जो कांग्रेस के सदस्यों से बात करेंगे। या फिर एक और उदाहरण कि एक यूनियन जो न्यूनतम वेतन बढ़ाने के लिए समर्थन चाहती है, मतलब तनख्वाह बढ़ाओ, तो वह लॉबिस्टों को काम पर रख सकती है जो राज्य विधायकों से बात करेंगे। ठीक है, इस प्रकार का काम होता है। लॉबिंग वो प्रक्रिया होती है जिसमें लॉबिस्ट होते हैं। राइट एनी वन यूटिलिटी फॉर द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने के लिए कोई एक उपयोगिता लिखिए। तो पहली उपयोगिता है कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। दूसरी, राजनीतिक व्यवस्था के सांदर्भिक तत्वों को समझने में सहायता मिलती है। राइट द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर संविधान के प्रकार लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पत्ति के आधार पर बताइए तो विकसित व निर्मित भारत, सॉरी यहाँ भारत नहीं आएगा, विकसित व निर्मित संविधान, ठीक है ना। ऊपर भी ये प्रश्न आया था, जो रिपीट प्रश्न हो रहे हैं उन पर ध्यान रखना, वो इम्पोर्टेंट है। राइट टू फीचर्स ऑफ कंपैरेटिव मेथड, यानी तुलनात्मक पद्धति की दो विशेषताएं लिखिए। तो पहली कि तुलनात्मक पद्धति तुलनात्मक विश्लेषण की विधि है। तुलनात्मक पद्धति तुलनात्मक विश्लेषण की विधि है, इसलिए तुलनात्मक पद्धति को तुलनात्मक विश्लेषणात्मक पद्धति भी कहा जाता है। यह परिवर्तनों के बीच आनुभाविक संबंध सूत्रता की खोज करने की विधि है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डिफाइन शैडो कैबिनेट इन ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल को परिभाषित कीजिए। तो छाया मंत्रिमंडल क्या होता है? एक होता है अंतरंग मंत्रिमंडल और एक होता है छाया मंत्रिमंडल। मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से जितने भी मंत्रिमंडल होते हैं उन सब पर चर्चा करवाई थी, और मैंने बोला था एक अंतरंग जो मंत्रिमंडल है इस बार आने की बहुत चांसेस है उसके, तो वो देखना। यह एक प्रकार का काल्पनिक मंत्रिमंडल है जो विरोधी दल द्वारा बनाया जाता है। इसके लाभ इस प्रकार है। विरोधी दल के सदस्य छाया मंत्रिमंडल के द्वारा प्रशासन का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और उनमें सक्रिय एवं रचनात्मक एकता भी बनी रहती है। सरकार का पतन होने पर विरोधी दल सरकार बनाने के लिए सदैव तैयार रहता है। अतः छाया मंत्रिमंडल को वैकल्पिक सरकार भी कहा जाता है। छाया मंत्रिमंडल का नेता विपक्ष का नेता होता है, उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और उसे भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय क्राउन? राजमुकुट से आप क्या समझते हैं? ऊपर मैंने समझाया था। राजमुकुट वर्तमान काल में राजमुकुट शब्द की संवैधानिक व्याख्या की जाने लगी है। इस दृष्टि से इसका अर्थ इस प्रकार है कि राजमुकुट का अर्थ संपूर्ण शासन की शक्ति, संपूर्ण शासन की शक्ति से है। संपूर्ण शासन की शक्ति मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यह प्रभुत्व शक्ति है। राजमुकुट का अर्थ ऐसी संस्था है जो ब्रिटेन में शासन संबंधी समस्त कार्यों को करती है। इस संस्था में वे सभी सम्मिलित हैं जिनके द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। राजमुकुट एक संवैधानिक कल्पना या अवधारणा है। वर्तमान में राजमुकुट लोकतंत्र का प्रतीक है। डिफाइन लॉबिंग मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने के लिए कोई उपयोगिता बताइए। मतलब वही जो मैंने ऊपर बताया, रिपीट हो रहा है। उत्पत्ति के आधार पर, ये भी कंप्लीट। ये तो यहाँ पर ये वही सारे क्वेश्चंस हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता का क्या आशय है, ये बताइए। तो ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, ब्रिटेन में एकात्मक राज्य है, अतः संपूर्ण ब्रिटेन के लिए कानून बनाने वाली एकमात्र संस्था ब्रिटिश संसद है। इसके द्वारा बनाए गए कानूनों को किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता। अतः ब्लैक स्टोन, सर एडवर्ड कॉक, ऑग, सर मैथ्यू हेल, डी लॉग, मैरियट, डाइजी आदि विद्वानों ने ब्रिटिश संसद को कानून निर्माण के क्षेत्र में सर्वोच्च माना है। मैरियट के अनुसार यह यानी संसद सम्राट के आधिक्य में आने वाले धार्मिक व लौकिक सभी मामलों में सर्वोच्च सत्ता संपन्न है। द नेम्स ऑफ 2 पॉलिटिकल पार्टीज इन फ्रांस, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये सारे। व्हाट इज लॉबिंग इन अमेरिका, आप देख पा रहे हैं लॉबिंग कितनी बार आ रहा है, ये कंप्लीट है। स्विट्जरलैंड के 2 प्रमुख राजनीतिक दल, समाजवादी लोकतांत्रिक दल और कृषक दल। फ्रांसीसी दलीय व्यवस्था की 2 विशेषता की फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है और फ्रांसीसी राजनीतिक दल संगठन में कमजोर हैं, अनुशासन में प्रभावहीन है और वह स्विस संघीय उनके पास निश्चित एवं व्यापक कार्यक्रमों का अभाव। डिफाइन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, राजनीति तुलना को तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित कीजिए। तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक राजनीति से आज से ही मैंने आपको बता दिया। ये रिपीट मैंने जानबूझ के इनको हटाए नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप देख पाएँ कि जो रिपीट क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको हटाया नहीं। ठीक है, चाहता तो मैं भी हटा सकता था, लेकिन ये क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। राइट 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण की 2 विशेषताएं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र व्यापक है और अध्ययन क्षेत्र जो है वो व्यापक है। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन विश्लेषणात्मक व व्याख्यात्मक है। राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश राजपद की 2 विशेषताएं लिखिए। तो 2 विशेषताएं कि राजपद यानी क्राउन एक संस्था है जो शासन संस्था का प्रतीक है और राजपद में सम्राट के अतिरिक्त मंत्रिमंडल और संसद भी सम्मिलित है। स्टेट 2 फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान द्वारा शासन की शक्तियों का केंद्र और राज्यों में विभाजन और न्यायपालिका स्वतंत्रता तथा सर्वोच्चता। सीनेट के प्रति शिष्टता से क्या अभिप्राय है। सीनेट क्या है? अमेरिका की संसद का एक सदन है। अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा सभी पदों पर की जाने वाली महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित एक प्रभावशाली तथा सीनेट की शिष्टता है। इन नियुक्तियों पर सीनेट का अनुसमर्थन जरूरी होता है। अगर किन्हीं कारणों से सीनेट सहमति प्रदान नहीं कर पाती है तो नियुक्तियां रद्द समझी जाती हैं। ऐसी कठिनाई को समाप्त करने के लिए सीनेटोरियल शिष्टता नामक प्रथा का विकास किया गया है। इस प्रथा के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य में कोई नियुक्ति करने से पहले उस राज्य के सीनेटर से सहमति ले लेता है। इस प्रकार भेजी गई नियुक्तियों को सीनेट स्वीकार कर लेती है, सीनेट की शिष्टता कहलाता है। ठीक है, लॉबी फिर से आ गया, इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से क्या अभिप्राय है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कह सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र भी कह सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का तात्पर्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन सत्ता में भागीदारी से लगाया जाता है। अतः जब राज्य व्यवस्था की नीतियों का निर्माण एवं उसके संचालन के सिद्धांत समस्त नागरिकों के सामूहिक बैठकों अथवा सम्मेलनों में निश्चित हो, कार्य के लिए प्रतिनिधियों को माध्यम न बनाया जाए तो वह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहलाता है। लॉयड तथा हॉब्सन के विचार अनुसार प्रभुसत्ता जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग की जाती है तथा सभी मतदाताओं द्वारा बनाई हुई यह सभा ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। चीन में राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो 1982 के चीनी संविधान द्वारा राष्ट्रीय जन कांग्रेस यानी विधायिका को, चीन की जो विधायिका है उसको राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार प्रदान किया गया है। नए संविधान के अनुच्छेद 79 में, अरे ये भाई चीन का संविधान है, ठीक है, अपना संविधान नहीं है, में प्रावधान किया गया है कि जनवादी चीन के राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्रोक्यूटेरेट इन चाइना? प्रोक्यूटेरेट का पद क्या है? चीन में प्रोक्यूटेरेट का पद वहाँ की न्याय व्यवस्था का हिस्सा है। कहाँ की? न्याय व्यवस्था की। कानून के विरुद्ध आचरण करने वाले लोगों, अधिकारियों आदि पर
मुकदमा चलाने वाले अधिकारी का पद है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है। नए संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च जन प्रोक्यूटरेट के पद की व्याख्या की गई है। फ्रांस की संसद के 2 महत्वपूर्ण कार्य बताइए। तो पहला फ्रांस की संसद के, तो इस शायद तक हमने बात कर रखी है, देख लेते हैं। विधि निर्माण संबंधी शक्ति और संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, हाँ हमने बात कर रखी है ऊपर ही। दूसरा है हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी तुलनात्मक राजनीति का जनक किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तुलनात्मक राजनीति का जनक को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। तुलनात्मक पद्धति में समझाकर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था की, हाँ ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है कि दोहरी कार्यपालिका है इसके अंदर, कार्यपालिका और व्यवस्थापक का घनिष्ठ संबंध है, कार्यकाल की अनिश्चितता। विच कंट्री इज नोन फॉर द हाउस एज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, किस देश को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है, सब जानते हैं, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ब्रिटेन में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1834 में। इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, ये लंदन में स्थित है और यह अपील की सर्वोच्च अदालत है। इसका मतलब है कि यह उन मामलों की सुनवाई करती है जो पहले निचली अदालतों में सुनवाई हो चुकी है। हु इज नोन एज मोस्ट पावरफुल सेकंड चैम्बर इन द वर्ल्ड, सब जानते हैं, अमेरिका का सीनेट। इन विच कंट्री प्लूरल एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट, तो स्विट्जरलैंड है जिसमें बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। टू फंक्शन ऑफ नेशनल पीपल असेंबली इन चाइना, चीन में राष्ट्रीय जनसभा के 2 कार्य, यह संविधान में संशोधन करती है। दूसरा, ये फौजदारी, दीवानी तथा राज्य के विविध अंगों से संबंधित मूल कानून का निर्माण एवं संशोधन करती है। नेम ऑफ 2 पॉलिटिकल पार्टीज इन फ्रांस में बता चुका हूँ। डिफाइन प्रेशर ग्रुप, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जब एक से हित वाले व्यक्ति संगठित रूप धारण कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शासन प्रक्रिया से अंतः क्रिया कर दबाव तकनीकों का सहारा लेकर राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, तब वह दबाव समूह कहे जाते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज आपने देखे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें LSSS। ओके, धन्यवाद।